हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके में। साथियों, रीट शिक्षक भर्ती 2021 के संदर्भ में आज साइकोलॉजी का मॉडल पेपर नंबर 4 में आपके सामने लेकर के आया हूं। दोस्तों, बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है ये आपकी तैयारी के लिए। और इस मॉडल पेपर के अंतर्गत पूरे 30 प्रश्न होने वाले हैं। दोस्तों, कितने प्रश्न? 30 प्रश्न होने वाले हैं। और इन 30 प्रश्नों में से आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि 30 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और उन प्रश्नों को कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में पिन करके ज़रूर जाना, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों, बहुत ही शानदार और उपयोगी प्रश्न है। आप यूँ मान के चलना कि एक प्रश्न में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, ये मॉडल पेपर है। अपनी पब्लिकेशन जो साइकोलॉजी की बुक है, अपने धीर सिंह दावाई जी सर हैं, उनके द्वारा बनाया गया ये मॉडल पेपर है। पूरे 10 पेपर मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। इससे पहले 3 मॉडल पेपर मैं आपके लिए करा चुका हूँ। और कल मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मनोविज्ञान के जितने भी जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को एक ही वीडियो में पूरा कवर किया है। और उस वीडियो में आपके लिए 4 से 5 नंबर बिल्कुल गारंटी के साथ कवर कर में 4 से 5 क्वेश्चन है उसमें आ जाएंगे। तो दोस्तों, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। जिसने वीडियो नहीं देखी हो उस वीडियो को ज़रूर देखना और 4 से 5 नंबर अपने कवर कर लेना दोस्तों। और मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँ। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, और बेल की घंटी को भी दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छा से अच्छा कंटेंट और विषय वस्तु आपके सामने लेकर के आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपका मॉडल टेस्ट पेपर 4। आपके सामने पहला प्रश्न आता है दोस्तों। प्रश्न को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझ के उस प्रश्न का आंसर देना है। एक बार में समझ नहीं आया तो दो बार नहीं तो तीसरी बार तो समझ में आ ही जाएगा दोस्तों। उसको अच्छे तरीके से समझना और उसके हल तक पहुंचना है आपको। प्रश्न है आपका कि पृष्ठ सुमेलित है। आपके सामने ये 4 सिद्धांत दिए गए हैं और इस सिद्धांत के जो जनक हैं, प्रवर्तक हैं, किसने कौन सा सिद्धांत दिया वो भी दिया गया है। तो आपको यहाँ पर सुमेलित करना है कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन आता है अहम आविष्टन सिद्धांत। दोस्तों, अहम आविष्टन जो सिद्धांत है वो सेरेप कैस्टल द्वारा दिया गया, ये सही है। अहम आविष्टन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सेरेप कैस्टल द्वारा दिया गया है, ये आपको याद रखना है और ये सही है। दूसरा आता है रचनावाद सिद्धांत। मैंने कल बताया वो वीडियो में पूरे सिद्धांत मैंने एक ही वीडियो में 10 से 15 मिनट में आपके कवर करवा दिए गए हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखना साथियों, क्योंकि 4 से 5 नंबर की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वहाँ से आप पे अपने मजबूत कर लोगे 4 से 5 नंबर। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। रचनावाद के जो प्रवर्तक हैं वो ब्रूनर भी है और वायगोस्की भी है। दोस्तों, ये भी आपका सही है, क्योंकि जो संज्ञानात्मक रचनावाद है उस पर ब्रूनर ने ज़्यादा जोर दिया था और सामाजिक रचनावाद है वायगोस्की ने ज़्यादा जोर दिया गया। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि इसके प्रवर्तक भी यही हैं। ब्रूनर कहते हैं कि जो रचनावाद के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बताया था कि एक विद्यार्थी है वो स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है, और इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बताया कि एक शिक्षक होता है वो एक सहज और सुलभकर्ता के रूप में होता है। और वायगोस्की आप अच्छे से जानते हो कि इन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक संस्कृति विकास का सिद्धांत दिया था। और तीसरा आपके सामने आता है आरएस सिद्धांत, और ये आरएस सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा दिया गया। तो ये भी आपका उत्तर सही है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी हो जाएगा। B.F. स्किनर, आपको पता ही है कि RS थ्योरी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें इन्होंने सर्वप्रथम रेस्प यानी कि अनुक्रिया पर बल दिया था। किस पर बल दिया था? अनुक्रिया पर बल दिया था। इन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति सबसे पहले अनुक्रिया करेगा, उसके बाद उसे उद्दीपक प्राप्त होगा। जबकि पावलोव ने क्या कहा था कि बच्चे को पहले उद्दीपक दिया जाता है, उसके बाद अनुक्रिया करता है। लेकिन इस बात का क्या स्किनर क्या करते हैं? विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि सबसे पहले अनुक्रिया को महत्व दिया था, और इन्होंने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को भी महत्व दिया था। ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि इस मॉडल पेपर्स में आए उन प्रश्नों से
वो भी लाभान्वित हो सकें और अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना एक मॉडल टेस्ट पेपर लेकर के आता हूं और शॉर्ट नोट्स की वीडियो भी मैं आपके लिए डालता हूं ताकि रिवीजन आप अच्छे से कर सको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न आता है कि परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ होता है। देखिए, एक परीक्षण होता है और परीक्षण की जो विश्वसनीयता होती है उस विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा मापन की स्थिरता। देखिए साथियों, परीक्षण की विश्वसनीयता के अंतर्गत इसमें जो मापन की स्थिरता है वो राइट आंसर होगा। कैसे? अगर मापन की स्थिरता होगी तो जाहिर सी बात है वो परीक्षण है वो विश्वसनीयता के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न है कि सत्य है बुद्धि व्यापक क्षमता है जिससे व्यक्ति सोचता है, स्वउद्देश्य से कार्य करता है, वह वातावरण के साथ समायोजन करता है। ये कथन किसका है? बैचलर का। ये बिल्कुल राइट है कि ये कथन बैचलर ने ही कहा था कि बुद्धि व्यापक क्षमता होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है? सोचता है और अपने स्वउद्देश्य यानी कि अपना जो उद्देश्य होता है उसके प्रति पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए समायोजन करता है। दूसरा है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये भी बात सही है, टर्मन और स्पीयरमैन ने कहा था। तीसरी बात आती है कि बुद्धि सीखने की योग्यता, ये बकिंघम ने कहा था। ये भी बात सही है। तो सभी सत्य हैं साथियों। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सत्य। दोस्तों, बुद्धि के संदर्भ में 3 अवधारणाएं यहाँ पर प्राप्त होती हैं इसकी परिभाषा के संदर्भ में। कौन कौन सी? देखिए, मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि बुद्धि के संदर्भ में 3 आती हैं। एक तो बुद्धि समायोजन की योग्यता है, दूसरी बुद्धि सीखने की योग्यता है और तीसरी बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो दोस्तों, अमूर्त चिंतन की योग्यता में तो जैसे आपको याद रख लेना है, जैसे पीछे जिस मनोवैज्ञानिक के पीछे मैन का नाम आता है, जैसे टर्मन है, स्पीयरमैन है, फ्रीमैन है, तो इन सभी ने क्या है? बुद्धि को अमूर्त चिंतन बताया था। समायोजन की बुद्धि समायोजन की योग्यता है, ये किसने बताया था? तो ये बताया था आपके जैसे बुद्धि समायोजन की योग्यता इसके अंतर्गत बताया था। और सीखने की योग्यता है इसके अंतर्गत जैसे बकिंघम है, थॉर्नडाइक है, इन सभी ने इसकी योग्यता के अंतर्गत बताया गया था। दोस्तों, तो इसमें एक मनोवैज्ञानिक आता है फ्रीमैन, और इस फ्रीमैन ने बुद्धि के संदर्भ में बताया था कि बुद्धि समायोजन की योग्यता भी है, सीखने की योग्यता भी है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। तो ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 आता है साथियों। अब मैं आगे ज़्यादा डिटेल की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपके लिए जहाँ पर मुझे उचित लगेगा मैं व्याख्या कर दूंगा साथियों। एक कक्षा 2 से विद्यालय छोड़े हुए बच्चे की आयु 13 वर्ष है। इस बात को थोड़ा और अच्छे से ध्यान में रखना कि ये कक्षा 2 का विद्यार्थी है, वो विद्यालय छोड़ दिया और अब वह उसकी आयु 13 वर्ष हो चुकी है। तो RTE 2009 के अनुसार उसे किस कक्षा में प्रवेश दिया जाना चाहिए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कक्षा 7 के अंतर्गत उसे प्रवेश देना चाहिए, क्योंकि RTA 2009 के अंतर्गत इस साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एक बालक को उसकी आयु के अनुसार या उसकी योग्यता के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। तो उसकी आयु अगर 13 है तो एक बालक को 6 वर्ष में प्रवेश दिया जाता है। तो अगर 6 में 7 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो उसको कौन सी कक्षा में प्रवेश देना चाहिए? कक्षा 4 के अंतर्गत उसे प्रवेश देना चाहिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न आता है आपका 5वां, सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। दोस्तों, बताइए इसमें से सृजनात्मकता का तत्व है वो कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति। कौन सा है? आवृत्ति इसका तत्व नहीं है दोस्तों। संरक्षण, विस्तारण, संबंधता, ये इसके तत्व माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आता है आपका 6, अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है। देखिए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत कौन सा नहीं है? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत बिल्कुल है। मनोविश्लेषणात्मक अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये भी बिल्कुल सही बात है। स्वीकार्यान्वयन अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये भी सही है। जबकि ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिकरण कोई अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 7वां आता है। सुचिता हर पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि सुविता ज्यादा समय लगाती है। ये किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि व्यक्तिगत भिन्नता का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर लागू होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की गति के विभिन्नता, यानी कि इसके सीखने की गति वो जल्दी सीख लेती है, ये थोड़ा टाइम लगाती है, तो इसमें सीखने की भिन्नता का सिद्धांत लागू हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आता है प्रश्न है कि गणपत नामक व्यक्ति आयकरदाता होने के बावजूद भी आयकर नहीं देता है।
वह तर्क देता है कि सरकार उसके पैसों को गलत या बांध निर्माण पर खर्च कर रही है, तो यह कोयल वर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था है? बताइए साथियों। ये बहुत ही उपयोगी प्रश्न, शानदार प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो होगा आंतरिक विवेक। क्या है? आंतरिक विवेक। इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ना कि गणपत नामक व्यक्ति होता है, वो आयकरदाता होने के बावजूद भी अपनी आयकर नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसका विवेक पर आधारित वो कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आता है अगला कि सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है दोस्तों? विद्यालय विकास योजना, विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित रखती है, 100 से अधिक विद्यार्थी, 6 से कक्षा 8 प्रधान अध्यापक का पद, ये भी सही है, ये भी सही है। आधार रेखा मूल्यांकन सतत व्यापक मूल्यांकन है, ये भी सही है। जबकि समावेशी शिक्षा सृजनात्मक बालक, ये यहाँ पर मैच नहीं करता, क्योंकि समावेशी शिक्षा केवल सृजनात्मक बालकों के लिए नहीं बल्कि सभी बालकों के लिए समान रूप से यहाँ पर दी जाती है। और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कहा गया है कि इसमें किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में समान रूप से कोई भी लिंग भेदभाव, जाति, किसी के आधार पर भी भेदभाव न करके समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? चिंतन स्तर, हंट द्वारा, हस्तक्षेप चर, पाठ्यक्रम होता है, शिक्षण अधिगम के सोपान, आई के डेविज और उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा सम्मिलित है? दोस्तों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है, सभी सम्मिलित हैं। क्योंकि जो चिंतन के जो स्तर है वो किसने दिया था? हंट ने दिया था। हस्तक्षेप चर पाठ्यक्रम को माना जाता है और शिक्षण अधिगम के सोपान आई के डेविज ने दिए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन समझना है आपको, और समझोगे तो आप आसानी से इस प्रश्न का आंसर भी दे दोगे साथियों। सत्य कौन सा है? क्रियात्मक अनुसंधान शैक्षिक नियोजक व प्रशासन द्वारा, प्राथमिक मानसिक योग्यता तत्सम द्वारा, बिल्कुल सही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, और प्रोजेक्ट विधि प्रयोजनावाद। तो बताइए राइट आंसर। साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शैक्षिक नियोजन से रिलेट करता है। प्राथमिक मानसिक योग्यता का समूह यो किसने दिया था? ट्रस्टन ने दिया था। इसमें इन्होंने 7 बुद्धि की योग्यताओं का वर्णन किया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संपर्क में स्थापित होती है। जबकि प्रोजेक्ट विधि प्रयोजनावाद, कौन है इसके जनक? किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक इसके जनक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आता है आपका 12। कौन सा प्रश्न है? 12वां प्रश्न है। बताइए सत्य कौन सा है? ये भी प्रश्न आपका बहुत ही शानदार है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रश्न आपको एक प्रश्न आपके लिए कम से कम 4 से 5 प्रश्न क्लियर कर रहा है दोस्तों। तो इस प्रश्न को भी आप बताइए कि राइट आंसर कौन सा होगा। गिलफोर्ड, संवेग, मैकडूगल 14 संवेग। गिलफोर्ड ने कितने संवेग बताए? 3 संवेग। मैकडूगल ने कितने संवेग बताए? 14 संवेग। समीपस्थता अधिगम सिद्धांत एडमंड रे गुथरी और स्वयं प्रत्यय सिद्धांत कार्ल रोजर्स। साथियों बताइए कौन सा सही है? तो इसका भी राइट आंसर कौन सा है? उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि गिलफोर्ड ने आपके सामने 3 संवेग बताए थे, मैकडूगल ने भी 14 संवेग बताए थे, समीपस्थ अनुबंधन का सिद्धांत एडमंड रे गुथरी ने दिया था और स्वयं प्रत्यय का सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने दिया था। तो ये सभी सही हैं दोस्तों। नेक्स्ट, और ये सभी सिद्धांत है ना, कल की वीडियो में पूरे सिद्धांत मिल जाएंगे आपके लिए। तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उस वीडियो को जरूर देखना और इस टेस्ट को भी बताना, और कितने सही हैं वो भी आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स करके जरूर बताना, और वीडियो कैसा लगा वो भी बता देना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां, सत्य नहीं है। कौन सा है जो सत्य नहीं है? 20वीं सदी बालकों की सदी है, क्रो एंड क्रो ने, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। विद्यालय की आयु 6 से 10 वर्ष की, बताइए क्या विद्यालय की आयु 6 से 10 वर्ष की होती है? बिल्कुल सही बात है। स्वर्णिम काल किशोरावस्था को कहा जाता है, जबकि खिलौनों की आयु बाल्यावस्था को नहीं कहा जाता। किसको कहा जाता है? खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को माना जाता है। किसको माना जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को माना जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 14वां आता है दोस्तों कि व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि कौन सी है? प्रक्षेपी विधि नहीं है दोस्तों, सॉरी, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, ये नहीं वाला भी आपको याद में रखना है कि प्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है। तो देखिए IBT बिल्कुल सही है, CAT ये भी सही है, SAT ये भी सही है, जबकि केस स्टडी ये प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपको याद रखना है कि जो व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि
केस स्टडी नहीं है इसके अंतर्गत। प्रश्न आता है दोस्तों 15वां, चिंतन होता है। तो चिंतन क्या होता है? एक मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू, बिल्कुल सही है। समस्या समाधान की क्रिया, ये भी सही है। प्रतीकों, प्रतिमा और प्रक्रिया, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, सही है। ये भी प्रश्न बहुत ही उपयोगी है, थोड़ा प्रश्न को अच्छे से समझना है और उसका राइट आंसर देना। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आता है कि अमूर्त प्रत्यय। बताइए, अमूर्त प्रत्यय, अमूर्त प्रत्यय मंदबुद्धि, बिल्कुल सही है कि गलत है? तो अमूर्त प्रत्यय मंदबुद्धि बालक कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। हस्तशिल्प शिक्षा सृजनात्मक नहीं, हस्तशिल्प शिक्षा पिछड़े बालकों के लिए देने का प्रावधान रखा था महात्मा गांधी ने। अपसारी चिंतन पिछड़े बालक नहीं, अपसारी चिंतन कौन करते हैं? सृजनात्मक बालक करते हैं। 85 अंक शिक्षा पिछड़े बालक, ये सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित ए। कौन सा है जो सुमेलित ए? तो बताइए, कल्पना तरंग विकलांग बालक, क्या विकलांग बालक कल्पना तरंग करेगा? बताओ दोस्तों, सुमेलित है बता रहा है वो, तो इसके अंतर्गत जी हाँ, उदात्तीकरण किशोर बालक, ये भी सही है। लक्ष्य प्रतिस्थापन अप्रत्यक्ष विधि नहीं है, ये एक प्रत्यक्ष विधि का उदाहरण है लक्ष्य प्रतिस्थापन, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। संकेत अधिगम पारंपरिक अनुकूल को रिलेट करता है। तो पहला, दूसरा और चौथा नीचे देख सकते हैं, पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन नंबर 1 के अंतर्गत आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला नेक्स्ट प्रश्न है, सही नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, इन प्रश्नों को थोड़ा गौर कीजिएगा और समझिएगा, अपना एक विवेक लगाइएगा कि इन प्रश्नों के अंतर्गत कितने प्रश्न आपके क्लियर हो रहे हैं। एक सोचने समझने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। सही नहीं है, क्या है? सही नहीं है। अनावश्यक सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था, ये सही है बिल्कुल। भाषा सापेक्ष सिद्धांत बिहार द्वारा दिया गया था, बताइए, ये भी सही है कि अनावश्यक सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा, भाषा सापेक्ष भारत द्वारा, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत ये भी ब्रूनर द्वारा दिया गया, जबकि चिन्ह अधिगम सिद्धांत कुर्ट लेविन द्वारा नहीं दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? टॉलमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? टॉलमैन के द्वारा दिया गया था। दोस्तों सिद्धांतों से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं आपको पता है ना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केवल 4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, मूल्यांकन है। साथियों मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन क्या? एक निदानात्मक प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन सतत प्रक्रिया, ये भी सही है। ज्ञानात्मक, भावात्मक प्रक्रिया, क्रियात्मक है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मूल्यांकन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया भी होती है, सतत भी होती है और निदानात्मक भी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करें। सुमेलित करना है दोस्तों। विश्लेषणात्मक सिद्धांत कार्ल युंग द्वारा दिया गया था, क्या? बताइए, विश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो कार्ल युंग द्वारा। टाइप ए और टाइप बी फ्रीडमैन द्वारा, ये भी सही है। सुपर ईगो नैमित्तिक शिक्षक, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सही है। ये भी प्रश्न है, बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। प्रत्यय निर्माण कौन सा है? प्रत्यय निर्माण, निरीक्षण, तुलना, पृथक्कीकरण, सामान्यीकरण, ये सही है। ज्ञान की पहली पीढ़ी कौन है? संवेदना, इसको भी संवेदना को माना जाता है। रुचि, जानना, अनुभव, इच्छा, ये भी सही है। बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत पुरस्कार, दंड, प्रतिभा, परिणाम, ये सभी आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न है, सृजनात्मकता चिंतन की अवस्था नहीं है। देखिए, सृजनात्मकता में कौन सा चिंतन है वो किया जाता है दोस्तों? नहीं है पूछ रहा है, क्या है? नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है? आयोजन, बिल्कुल सही है। उद्भावन, ये भी सही माना जाता है। प्रमाणीकरण भी माना जाता है, जबकि अभिसारी चिंतन सृजनात्मकता के अंतर्गत नहीं आता। अभिसारी चिंतन बुद्धि से रिलेट करता है, और अगर हम इसको बुद्धि विभाजन की दृष्टि से देखा जाए तो प्रतिभाशाली अभिसारी चिंतन के लिए उपयोगी माने जाते हैं, जबकि सृजनात्मक चिंतन के लिए सृजनात्मक बालकों के लिए अपसारी चिंतन माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असत्य कथन है, कौन सा? असत्य कथन है।
औसत बालक 50% होते हैं, सही है, बिल्कुल सही है। अति श्रेष्ठ 30%, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर अति श्रेष्ठ 30% नहीं होते दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका 22वें क्वेश्चन के अंतर्गत राइट हो जाएगा दोस्तों। बौद्धिक रूप से अशक्त बालक 70 से कम यानी कि 2.20% माने जाते हैं और उच्च औसत 16.10%, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 22 के अंतर्गत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आता है आपका 23वां। प्रश्न कह रहा है कि सही कथन है आक्रामकता कुंठा का कारण होती है, ये किसने कहा? डोनाल्ड मिलर ने कहा। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा आता है कि विरोधी विचार व विरोधी उद्देश्यों की वजह से कष्टदायक दशा, ये डगलस में हॉलैंड ने कहा, ये भी सही है। मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन ही व्यक्तित्व है, ये आलपोर्ट ने कहा। ये बहुत ही फेमस और उपयोगी और महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है आलपोर्ट की। तो ये तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कि इन 4 विकल्प दिए हुए हैं, इन 4 विकल्पों में से गलत कौन सा है? तो गलत छांटना है अपन को, बताइए कौन सा होगा गलत। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अधिगम की शर्त है थॉर्नडाइक, ये आपका गलत है। संकल्पना नक्शा नवीन ज्ञान, ये सही है। पे व पैग में अंतर न कर पाना, ये पठन कौशल के अंतर वैकल्प के अंतर डिस्क्राफ या लेखन के अंतर्गत आता है, जबकि अधिगम की शर्त थॉर्नडाइक द्वारा नहीं आता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्य है कौन सा है जो सत्य है? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों 25 में का राइट आंसर बताओ कौन सा होगा। तो 25वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दूसरे के व्यवहार को देख करके सीखना सामाजिक अधिगम माना जाता है, बिल्कुल सही है। अंत प्रक्रियात्मक 4 से 7 वर्ष मानी जाती है और विलंबित अनुगम IP पावलोव द्वारा, जबकि सीखना विकास का क्रम गेट्सवे नहीं, ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न आता है आपका 26वां कि सुमेलित नहीं है। क्या है? सुमेलित नहीं है। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी किसने कहा था? मैस्लो ने कहा था। व्हाट इज EI, सॉरी दोस्तों, व्हाट इज EI यानी कि EI क्या संप्रदाय डैनियल गोलमैन ने दिया था, सही है, बिल्कुल। EI का जो संप्रदाय है वो डैनियल गोलमैन द्वारा दिया गया था। और संपूर्णता बनाम हताशा, ये 65 वर्ष से अधिक होती है और वंशों का सूत्रा का नियम, ये मेंडल द्वारा दिया गया। तो दोस्तों इसमें पूछ क्या रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों व्हाट इज EI इस डैनियल गोलमैन द्वारा, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न सत्य कथन है। सत्य कथन कौन सा है? तो वातावरण बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है, रॉस ने कहा, बिल्कुल सही है। आनुवांशिकता के वाहक जीन होते हैं, ये भी बात सही है। सीखने का आदर्श काल, वैलेंटाइन ने कहा, ये भी बात सही है। और समाज सेवा आदर्श का निर्माण करती है, रॉस ने कहा। तो सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 27वें में। नेक्स्ट प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है कि NCF 2005 की विशेषता है 10 व 12वीं की कक्षा ऐच्छिक होती है, बिल्कुल सही बात है। 6 से 8 प्रति घंटे 1 घंटा कार्य, 6 से 8 दिन प्रतिदिन 1 घंटा गृह कार्य देना चाहिए, ये भी बात सही है। सामाजिक न्याय शांति शिक्षा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आज का मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। आपको बताना है कि कितने प्रश्न आपने इस मॉडल पेपर के अंतर्गत सही किए गए। मैं बता रहा हूँ 20 प्रश्न अगर इसने भी कर दिए हैं तो उसकी तैयारी लाजवाब चल रही होगी दोस्तों। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां संकेत करती हैं कि शिक्षार्थी कैसे सीखते हैं। सीखने की अनुपस्थिति, आंशिक अभ्यास और प्राप्ति का उच्च स्तर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीखने की अनुपस्थिति। जब बच्चा आएगा ही नहीं तो कहाँ से सीखेगा। तो ये आपका दोस्तों मॉडल पेपर चौथा। साथियों अगला मॉडल पेपर टेस्ट नंबर 5 कल आपके लिए सामने आ जाएगा। जिसने भी ये मॉडल टेस्ट पेपर दिया है और जिस बच्चे ने, जिस विद्यार्थी ने 20 प्रश्न सही कर लिए हैं, तो मैं मान जाऊंगा दोस्तों कि उसकी तैयारी लाजवाब है और वह अपनी तैयारी को ईमानदारी से कर रहा है। साथियों आशा करता हूं आपने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझा होगा और इस टेस्ट को दिया होगा। नेक्स्ट टेस्ट अगले दिन आ जाएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना
और बेल की घंटी को भी दबा लेना ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।